हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपका अपना यूट्यूब चैनल स्टडी विथ मिथिलेश पर। तो 2446 दरोगा वाला जो पीटी का एग्ज़ाम हुआ था 22 दिसंबर 2019 ईस्वी को, उस पेपर का प्रथम पाली का आज एकदम डिस्कशन करने वाले हैं। तो एग्ज़ाम देने से पहले ज़रूर देख लें किस तरह का एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं और क्वेश्चन रिपीट भी होते हैं। तो आई होप आपको फ़ायदा ज़रूर होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल है, ग्रेफाइट में कार्बन के परमाणु एक दूसरे से निम्नलिखित बंधों में से किसके द्वारा जुड़े होते हैं? तो जो ग्रेफाइट में जो कार्बन होते हैं वो सहसंयोजी बंधन के द्वारा जुड़े होते हैं। तो इसका सही उत्तर हो गया सी। तो इसका देखिए एक्सप्लेनेशन नीचे में है। ग्रेफाइट में कार्बन के परमाणु एक दूसरे को sp2 कक्षा में सहसंयोजी बंध द्वारा समतलीय सतहों के रूप में जुड़े होते हैं। ग्रेफाइट में प्रत्येक कार्बन परमाणु अन्य 3 निकटतम कार्बन परमाणुओं से सहसंयोजी बंधन द्वारा जुड़ा होता है। ग्रेफाइट में ग्रेफीन बंध बल को व्यापक रूप से वान डेर वाल फोर्स के उदाहरण के रूप में जाना जाता है। तो इसका ऑप्शन हो गया सी। दूसरा सवाल है, 1 ओम बराबर 1 वोल्ट बटा डैश। तो रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। तो देखिए 1 ओम बराबर होता है वोल्ट पर एम्पियर, यानी 1 वोल्ट 1 एम्पियर। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो गया। ओम किसी चालक के विद्युत प्रतिरोध का मात्रक है। किसी चालक के दो बिंदुओं के बीच 1 वोल्ट का विभवांतर होने पर यदि उसमें प्रवाहित धारा आई एम्पियर हो तो चालक के उन दोनों बिंदुओं के बीच का विद्युत प्रतिरोध 1 ओम होगा। 1 ओम बराबर वोल्ट पर एम्पियर। तीसरा सवाल है, यदि 250 मीटर लंबी एक ट्रेन एक खंभे को 12 सेकंड में पार करती है तो ट्रेन की गति क्या होगी? तो देखिए खंभे को पार करती है यानी खुद की लंबाई को पार करती है। तो ट्रेन की गति यानी चाल बराबर होता है दूरी बटा समय। तो दूरी आपका हो गया 250 मीटर और समय लगता है 12 सेकंड। तो 250 बटा 12 मीटर प्रति सेकंड होगा, लेकिन अगर इसको कह रहा है किलोमीटर प्रति घंटा में बदलना है तो 18/5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो इसका जो उत्तर आ जाएगा वो आ जाएगा सी, यानी 75 किलोमीटर प्रति घंटा। चौथा सवाल बहुत ही शानदार पूछा गया है। निम्नलिखित मैंग्रोव स्थलों पर गौर कीजिए। भीतरकनिका जो कि उड़ीसा में है, पिच्चावरम और कुंडापुर। तो बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन है जो भारत के पूर्वी तट पे स्थित है? तो देखिए भारत के पूर्वी तट पे जो स्थित है वो भीतरकनिका और कुंडापुर। तो देखिए भीतरकनिका और पिच्चावरम, सॉरी कुंडापुर तो हो गया आपका पश्चिमी तट पे। तो देश की ज़्यादातर मैंग्रोव वनस्पति पूर्वी एवं पश्चिमी तटों के किनारे पर पाई जाती है। मैंग्रोव वनस्पति एक तरफ जहां स्थानीय लोगों की आवश्यकताओं की पूर्ति करता है, वहीं दूसरी ओर तटीय क्षेत्रों में चक्रवात जैसी प्राकृतिक आपदाओं से भी सुरक्षा प्रदान करती है। तो भीतरकनिका उड़ीसा में हो गया, भीतरकनिका नेशनल पार्क भी है, और पिच्चावरम तमिलनाडु में हो गया। तो उड़ीसा और तमिलनाडु दोनों भारत के पूर्वी तट पे हैं, जबकि कुंडापुर जो कर्नाटक में है भारत के पश्चिमी तट पे है। पांचवा, इब्ने बतूता के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य है? तो पहला है वह मोरक्को से था, बिल्कुल सही है। वह मोहम्मद बिन तुगलक यानी एमबीटी के समय भारत आया था, सही 1333 में। उसने रेहला लिखा था, ठीक, उसका यात्रा वृत्तांत को रेहला के नाम से जाना जाता है। तो कह रहा है कि कौन सही है? तो ये तो सभी सही है, तो ऑप्शन डी हो गया। इब्ने बतूता मोरक्को यानी अफ्रीका का निवासी था। यह मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत आया। इसने रेहला में मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल का वर्णन किया है। तो 1333 में इंडिया आता है मोहम्मद बिन तुगलक काल में। बाद में इसे काजी का पद मिलता है, काजी यानी मुख्य न्यायाधीश, और किसी कारणवश इसे फिर गिरफ्तार भी कर लिया जाता है, जेल भी होता है। बाद में फिर ये चाइना का भी यात्रा करता है। छठा सवाल है, जयलेपला दर्रा स्थित है। तो दर्रा से सवाल एक तो एकदम फिक्स है कि आएगा।
तो जयलेपला और नाथुला दोनों कहाँ है? तो सिक्किम में है। तो इसका हो गया जयलेपला सिक्किम में। चलिए, जबकि अरुणाचल प्रदेश में बोमडीला दर्रा है और दीफू दर्रा है। मानानीति ये उत्तराखंड में है, मानानीति लिपू लेक। और जबकि हिमाचल प्रदेश का आपका हो जाएगा बाड़ा लच्चा, रोहतांग और शिपकिला। तो याद रखें जरूर, एक सवाल तो जरूर बनेगा यहाँ से। चलिए, 7वां सवाल है, एक दुकानदार को 144 कुर्सियों को बेचने पर 6 कुर्सियों के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है, तो उसका हानि प्रतिशत कितना है? देखिए, विक्रय मूल्य हानि के जो हानि है वो विक्रय मूल्य के रूप में दिया हुआ है। तो कितनी कुर्सियों की हानि होती है? 6। तो 6 लिख दीजिए। 144 बेचने पे तो हानि हुआ है, तो जोड़ दीजिए 144 प्लस 6 यानी 150। 25 छक्का 150, 1/25 यानी 4% का हो गया आपका आंसर। नेक्स्ट सवाल है, मोरलेन राष्ट्रीय पार्क भारत के किस राज्य में स्थित है? तो मोरलेन जो राष्ट्रीय पार्क है, मोरलेन और फवांगफोई, मिजोरम में 2 नेशनल पार्क है, मोरलेन और फवांगफोई। तो भारत में कुल 105 नेशनल पार्क है। सभी नेशनल पार्क के बारे में हम वीडियो बना चुके हैं, 2 पार्ट में है, आप जाकर देख सकते हैं। तो नेशनल पार्क से भी 1 या 2 सवाल निश्चित तौर पर ही पूछे जाएंगे। चलिए, तो इसका आंसर हो गया मिजोरम। नागालैंड में एकमात्र नेशनल पार्क है नटांगकी या इंटांगकी। असम में 7 नेशनल पार्क है, डिब्रू सैखोवा, मानस, नामेरी, ओरंग, काजीरंगा और आपका हो गया रायमोना और दिहिंग पटकाई। टोटल 7 नेशनल पार्क हैं। यहाँ के एक नेशनल पार्क है ओरांग, जिसका पहले नाम था राजीव गांधी नेशनल पार्क, उसका नाम बदल के ओरांग नेशनल पार्क कर दिया गया है। त्रिपुरा में क्लाउडेड लेपर्ड और बिशोन 2 नेशनल पार्क हैं, तो आप याद रखें। तो मुरलिन राष्ट्रीय पार्क भारत के मिजोरम राज्य में स्थित है। यह पार्क भारत म्यांमार की सीमा पास स्थित है। 100 वर्ग किलोमीटर में फैला यह पार्क 1991 में स्थापित हुआ था। 9 नंबर सवाल है, के वेणुगोपाल निम्नलिखित में से किस महत्वपूर्ण पद हैं? तो उस समय का करंट अफेयर था, लेकिन अभी भी यही व्यक्ति हैं, उसी पद पे हैं। तो के वेणुगोपाल जो है अटॉर्नी जनरल हैं, यानी भारत का महान्यायवादी। भारत का नाम महान्यायवादी भारत का सर्वोच्च विधि अधिकारी होता है। नहीं तो राज्यसभा का सदस्य होता है, न लोकसभा का सदस्य होता है, लेकिन दोनों सदनों की बैठक में भाग ले सकता है, लेकिन मत देने का इसको अधिकार नहीं है। यह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत रहता है, राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्ति होता है, राष्ट्रपति द्वारा ही निर्धारित वेतन होता है, समय होता है। तो देखिए, भारतीय संविधान के अनुसार 76 के अनुसार भारत का अटॉर्नी जनरल यानी महान्यायवादी भारत का सबसे बड़ा विधि अधिकारी होता है। 30 जून 2017 को के वेणुगोपाल को 3 वर्ष के कार्यकाल के लिए भारत का 15वां अटॉर्नी जनरल नियुक्त किया गया था। उनका पहला कार्यकाल 30 जून 2020 को समाप्त हो गया था, परंतु केंद्र सरकार ने अटॉर्नी जनरल के रूप में उनके कार्यकाल को 1 साल के लिए और बढ़ा दिया है। तो ये अभी भी हैं के वेणुगोपाल। चलिए, 10वां सवाल है, गांधी इरविन समझौता किस वर्ष हुआ था? तो गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 को हुआ था। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही उत्तर हो गया। ये क्वेश्चन तो हम कितनी बार डिस्कस कर चुके हैं। देखिए, गांधी जी ने फरवरी 1931 में वायसराय लॉर्ड इरविन से भेंट की और उनकी बातचीत 15 दिनों तक चली, जिसके परिणाम स्वरूप 5 फरवरी 1931 को एक समझौता हुआ और इसी को गांधी इरविन समझौता के नाम से जाना जाता है। यह समझौता दिल्ली में हुआ था, इसलिए इसे दिल्ली पैक्ट के भी नाम से जाना जाता है। और इसी समझौते के तहत कांग्रेस को सविनय अवज्ञा आंदोलन स्थगित करना पड़ा था। चलिए, 11वां नंबर सवाल है, नीचे दी गई अभिक्रिया को पूरा कीजिए। तो Al2O3 है, एल्युमिनियम का ऑक्साइड है और HCl से रिएक्शन किया जा रहा है, तो एल्युमिनियम क्लोराइड बना। तो और साथ में क्या बनेगा? तो साथ में जल बनेगा, यानी H2O बनेगा। तो H2O तो सब ऑप्शन में है, लेकिन इसी को हमको बैलेंस करना था। देखिए बैलेंस कैसे किया जाता है। लेफ्ट साइड में आपको देखना है कि लेफ्ट साइड में एल्युमिनियम के कितने परमाणु हैं। तो एल्युमिनियम यहाँ आप देखिए 2 है, तो एल्युमिनियम इधर भी 2 होना चाहिए था। ये 2 है, फिक्स है, एल्युमिनियम हो गया क्लियर। ऑक्सीजन देखिए 3 है यहाँ, तो इधर में देखिए यहाँ भी 3 होना चाहिए। तो इसमें तो है नहीं ऑक्सीजन, तो इसी में होना चाहिए। तो 3 करने के लिए यहाँ आप 3 लगा दीजिए, तो 3 दूनी 6 हाइड्रोजन हो गया। देखिए 6 हाइड्रोजन यहाँ है, 6 क्लोरीन यहाँ है, तो 3 दूनी 6 क्लोरीन भी हो गया, तो बैलेंस हो गया। तो ऐसा कौन सा ऑप्शन है? तो ऑप्शन नंबर डी है। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो गया, 3H2 हो गया।
चलिए 12वां सवाल है, उस समय का करंट अफेयर है, तो ये तो अभी इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन इसी तरह से संबंधित क्वेश्चन और आपको पूछे जाएंगे। हैशटैग पावर ऑफ 18 नामक किस सोशल मीडिया द्वारा साइट द्वारा लॉन्च किया गया था? तो हैशटैग पावर ऑफ 18 था, ये ट्विटर का था, ट्विटर का ये अभियान था। तो ट्विटर का अभियान हो या फेसबुक का अभियान हो, फेसबुक का नया नाम मेटा बदल गया हो, या फिर जो भी हो इस तरह का अभियान, वेब पोर्टल, ऐप, ये सब याद कर ले, एक एक सवाल इन सब से ज़रूर बनेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 13वां सवाल है, ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स 2019 में भारत का स्थान क्या है? तो देखिए 2019 वाला से अभी हम लोग कोई मतलब नहीं है, ये पूछा नहीं जाएगा, लेकिन जो 2019 में रैंक था वो 76 था। 2019 में क्या था? तो 76 था। तो देखिए पहले पढ़ लेते हैं तो बताते हैं। विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2019 में भारत को 76वां स्थान प्राप्त हुआ था, और वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2020 में 115 देशों में भारत को 74 मिला। तो 2020 में 74 हो गया, लेकिन अभी हम लोग को वर्तमान वाला याद रखना है। तो वर्तमान में भारत का स्थान बिगड़ गया है और 87 नंबर पे पहुंच गया है। 2021 में भारत, जो मई में रैंक जारी हुआ था, इसके अनुसार भारत 87वें स्थान पे है। पानीपत का तृतीय युद्ध किसके बीच लड़ा गया था? तो पानीपत का तृतीय युद्ध 1761 में अफगानों और मराठों के बीच में हुआ था, जिसमें अफगानों यानी अहमद शाह अब्दाली जीत गया था। तो देखिए पानीपत की तीसरी लड़ाई 14 जनवरी 1761 को सदाशिवराव भाऊ के सेनापतित्व में मराठा सेना और अहमद शाह अब्दाली के नेतृत्व वाली अफगान सेना के बीच हुई, जिसमें मराठे बुरी तरह से पराजित हुए। मेन बात था इन लोग भूख से मर गए, इन लोगों को राशन मिल नहीं पाया, और भूखे कोई कितना दिन तक लड़ेगा। तो अफगान लोग जीत गए और मराठे बुरी तरह से हारे। मराठों का नेतृत्व कर रहा था सदाशिव भाऊ। 15वां सवाल है, लघु परिपथन के समय परिपथ में विद्युत धारा। तो लघु परिपथन के समय परिपथ में विद्युत धारा ना बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, अचानक से बहुत ज़्यादा विद्युत धारा बढ़ जाता है, जिसे अगर श्रेणी क्रम में जुटा रहा तो जितने भी इलेक्ट्रिक चीज़ हैं सब डैमेज हो जाएगा। इसलिए समांतर श्रेणी में घर में जोड़ा जाता है और फ्यूज का लगाया जाता है कि अगर अचानक ज़्यादा है तो फ्यूज पिघल जाए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस वर्ष प्लूटो को उसकी पूर्व में ग्रह की पदस्थिति से पदोन्नत कर दिया गया? यानी प्लूटो को ग्रह के क्राइटेरिया से हटा दिया, यानी ग्रह की सूची से हटा दिया। तो ये हुआ था 2006 में एक सम्मेलन, उसके द्वारा हटा दिया गया। पहले 9 ग्रह होते थे सौरमंडल में, अब वर्तमान में 8 हैं। तो प्लूटो को 2006 में हटाया गया था। चलिए इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन की महासभा में 2006 में प्राग इंटरनेशनल में ऐसा हुआ था। 17वां सवाल है, एक टेलीविज़न का अंकित मूल्य इसके क्रय मूल्य से 20% अधिक है। यदि अंकित मूल्य पर 10% छूट दे दी गई है तो लाभ का प्रतिशतता कितना होगा? तो देख लीजिए सॉल्यूशन यहाँ पे। टीवी का मूल्य 100 रुपये मान लें, अंकित मूल्य 120 हो गया। अंकित मूल्य पर 10% छूट देने पर तो कर दिया है 108 हो गया, तो लाभ प्रतिशत 8 रुपया हो गया, यानी 8% हो गया। ठीक है, मैथ अभी नहीं हम सोल्व कर रहे हैं। 18 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सी एक यूएसए की स्थानीय पवन है? तो यहाँ से भी सवाल आपको देखने को मिलेंगे। यूएसए की स्थानीय पवन है वो है चिनूक। तो फॉन और चिनूक ये दोनों शुष्क पवन हैं जो पहाड़ों के निचले हिस्से पर अनुभव होती है। उत्तरी आल्प्स की घाटियों में फॉन पवनों का संचरण होता है, जबकि चिनूक पवन सर्दियों में रॉकी पर्वत की पूर्वी ढलानों पर अमेरिका और कनाडा में अनुभव की जाती है। हार्माटन शुष्क भरी धूल भरी हवा है जो पश्चिमी सहारा अफ्रीका में उत्तरी पूर्वी की ओर बहती है। मिस्ट्रल ठंडी पवन है, एकदम पूछा जाएगा ये। मिस्ट्रल कैसी पवन है? ठंडी पवन, जो दक्षिणी फ्रांस में उत्तरी पश्चिमी दिशा से उत्तरी भूमध्यसागरीय क्षेत्र में लियोन की खाड़ी की ओर जाता है। तो पवन से भी एक सवाल स्थानीय पवन से पूछा जाएगा। ठीक, 19वां सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा थर्मल पावर प्लांट बिहार में स्थित नहीं है? तो देखिए मुजफ्फरपुर तो बिहार में ही है, बरौनी भी बिहार में भी है, कहलगांव भागलपुर बिहार में है। जो औरैया है, औरैया ये आपका यूपी में पड़ता है। तो औरैया थर्मल पावर प्लांट बिहार में नहीं है, यूपी में है।
20 नंबर सवाल है, निम्नलिखित में से कौन इसरो के अध्यक्ष थे जब चंद्रयान-2 को लॉन्च किया गया था? तो जब चंद्रयान-2 को लॉन्च किया गया था तो उस समय इसरो के अध्यक्ष थे के सिवन अभी भी इसरो के अध्यक्ष हैं। इसरो का स्थापना 1969 में हुआ था। इसरो का मुख्यालय बेंगलुरु में है। चलिए, इसरो यानी इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया ठोस को सीधे वाष्प में परिवर्तित करती है? तो ठोस से सीधे वाष्प में परिवर्तित करने की प्रक्रिया को ऊर्ध्वपातन यानी सब्लिमेशन कहते हैं। एक चीज़ आप यहाँ सीखिए आज, देखिए बता रहे हैं। ये ठोस है, द्रव है और ये गैस है। तो अगर ठोस को पिघलाते हैं द्रव बनता है तो इस प्रक्रिया को कहते हैं गलनांक। अगर द्रव को और गर्म करते हैं तो गैस में परिणत होता है तो इसको कहते हैं क्वथनांक। और गैस को अगर हम कंडेंस करें और ठोस डायरेक्ट बन जाए तो इसको कहेंगे अवसादन। क्या कहेंगे? अवसादन, डिपोजिशन। लेकिन अब रिवर्स चलिए, अगर ठोस को हम गर्म करें और डायरेक्ट गैस में बदल जाते हैं इसको कहेंगे ऊर्ध्वपातन। अगर गैस को और कंडेंस करें और ये द्रव में बदल जाए तो इसको बोलेंगे कंडेंसेशन यानी संघनन। और द्रव को जमाने पर अगर ठोस बन जाता है तो इसको बोलते हैं हिमीकरण। तो ये तीनों 3 दूनी 6 इम्पोर्टेंट है, याद रखेंगे। 2018 के राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन निम्नलिखित में से किस देश में किया गया था? तो ये उस समय का करंट अफेयर है, 2018 का पूछा गया है। तो 2018 में जो राष्ट्रमंडल खेल खेले गए थे वो ऑस्ट्रेलिया में खेले गए थे। जबकि 18 के बाद 22 यानी हम लोग अभी जस्ट आने वाला है, तो 2022 में जो राष्ट्रमंडल खेल होंगे ये इंग्लैंड के बर्मिंघम में होंगे। इंग्लैंड के कहाँ होंगे? बर्मिंघम में होंगे। तो ये सवाल आपको पूछा जा सकता है, इंग्लैंड में होगा, बर्मिंघम में होगा। चलिए, तो आगामी खेल से संबंधित जरूर पूछा जाएगा तो हम आपको सुनाते हैं। देखिए, 13वां आईसीसी एक दिवसीय पुरुष विश्व कप क्रिकेट 2023 में जो होगा इंडिया में होगा। और 14वां आईसीसी विश्व कप होगा वो 2027 में दक्षिण अफ्रीका में होगा। ठीक है। 33वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल 2024 में जो होंगे वो फ्रांस की राजधानी पेरिस में होंगे। और 34वां जो 2028 का होगा लॉस एंजलिस में होगा। 35वां होगा ब्रिस्बेन ऑस्ट्रेलिया में होगा। तो ये भी याद रखेंगे। 22वां फीफा विश्व कप का होगा 2022 में कतर में होगा। और 23वां फीफा फुटबॉलों का विश्व कप होगा यूएसए, मैक्सिको और कनाडा में होगा। निम्नलिखित में से कौन सा तापीय ऊर्जा संयंत्रों के संदर्भ में सुमेलित है? तो देखिए, तापीय ऊर्जा संयंत्रों के संबंध में जो सुमेलित है वो है कावास। कावास तापीय ऊर्जा, ये आपका गुजरात में है, तो इसका गुजरात हो गया। और कोरबा है वो छत्तीसगढ़ में है, रामगुंडम तेलंगाना में है, तलचर उड़ीसा में है और कवास गुजरात में है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तलचर आपको पूछा जाएगा, उड़ीसा में है, रामगुंडम तेलंगाना में है और कोरबा छत्तीसगढ़ में है। तो ये भी ध्यान में रखना है आपको। 24 नंबर सवाल है, निम्नलिखित में से किसने इंडियन ओपिनियन नामक समाचार पत्र लिखे? तो इंडियन ओपिनियन महात्मा गांधी का समाचार पत्र है जिसे महात्मा गांधी ने दक्षिण अफ्रीका से प्रकाशित किया था। यह एक साप्ताहिक समाचार पत्र था। इसका प्रथम प्रकाशन 1903 में किया गया था। मनसुख लाल नजर इसके प्रथम संपादक थे। देखिए, महात्मा गांधी वाला जरूर पूछा जाएगा। और जितने भी स्वतंत्रता आंदोलन से संबंधित प्रकाशित पत्र पत्रिकाएं पुस्तकें हैं एकदम आप जुबान पे रखें, इससे तो आपको सवाल आना ही आना है। तो महात्मा गांधी का और कौन कौन सा है? यंग इंडिया, हरिजन, नवजीवन, हिंद स्वराज, माय एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, ये सभी महात्मा गांधी की पत्र पत्रिकाएं और पुस्तकें हैं। तो जरूर याद रखें। चलिए, 25वां सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सी गैस भूमंडलीय उष्मीकरण का कारक नहीं है? भूमंडलीय उष्मीकरण यानी पृथ्वी का हीट को बढ़ाने के लिए, यानी कि आपको कहा जाए तो एक तरह से ग्रीन हाउस गैस है, कौन नहीं है? तो ग्रीन हाउस गैस, देखिए ग्रीन हाउस गैस आपका CO2 भी है, N2O भी है, जलवाष्प भी है, लेकिन SO2 यानी सल्फर डाइऑक्साइड
ये जी ग्रीन हाउस गैस नहीं है। ग्रीन हाउस गैस कुल 6 हैं, कुल 6 हैं। तो देखिए 3 आपको यहाँ हो गया, CO2, N2O, जलवाष्प, और 3 हो गए आपको कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन। तो भूमंडलीय उष्मीकरण का अर्थ पृथ्वी के निकटतम सतह की वायु की और महासागर के औसत तापमान में हो रही वृद्धि से है। औसत तापमान में वृद्धि का कारण प्राकृतिक एवं मानव निर्मित कारक दोनों है। भूमंडलीय ऊष्मन के बढ़ने की निम्नलिखित प्रमुख गैसें हैं: कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, जलवाष्प, नाइट्रस ऑक्साइड। चलिए, तो एक बहुत ही लाजवाब सवाल 26 नंबर, बिहार के पर्यटन स्थलों में के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सही है? तो पहला है ककोलत, बिहार राज्य का एक प्रसिद्ध झरना है। तो बिल्कुल है, ककोलत नवादा में है। भीम बांध बिहार में मुंगेर जिले के दक्षिण पश्चिम में है। तो ये भी सही है। बिहार का करंडा कुंड भगवान बुद्ध के जीवन से संबंधित है। तो ये भी सही है। विरायतन एक जैन मंदिर और संग्रहालय है। ये भी सही है। तो कारण निम्नलिखित में से कौन सही है? तो सभी सही है, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो गया। 1, 2, 3, 4 सभी सही है। 27वां सवाल है, भारतीय संविधान के अनुसार दल बदल के आधार पर निरहर्ताओं का उल्लेख है। तो देखिए, दल बदल निरहताओं का उल्लेख है वो है 10वीं अनुसूची में। 52वां संविधान संशोधन 1985 के द्वारा दल बदल 10वीं अनुसूची में है। तो इसे बाद में जोड़ा गया है क्योंकि मूल संविधान में 8 अनुसूचियाँ थी, अभी 12 गो है, तो ये 10वीं अनुसूची है। तो आपको 12 जो अनुसूची है, 12 कौन कौन है, क्या उसका विषय है, ये सब याद होना चाहिए। एक सवाल यहाँ से भी आपको निश्चित तौर पर ही पूछा जाएगा। चलिए, 28वां सवाल है कि इसरो द्वारा 2 अगस्त 19 को स्पेस सिचुएशनल अवेयरनेस कंट्रोल सेंटर का शिलान्यास किया गया था। ये उस समय का करंट अफेयर है, तो उस समय का है, तो इसका आंसर जान लीजिए, बेंगलुरु में किया गया था। निम्नलिखित में से कौन सा फूल का प्रजनन अंग नहीं है? तो देखिए, फूल का प्रजनन अंग वर्तिका होता है, वर्तिकाग्र भी होता है, वर्तिका होता है, परागकोश होता है, लेकिन बाह्य दल नहीं होता है। तो इसका जो सही उत्तर हो गया ऑप्शन नंबर डी, बाह्य दल। बाह्य दल नहीं होता है। तो पुष्प के सबसे बाहरी चक्र को बाह्य दल पुंज कहा जाता है, जबकि वर्तिकाग्र, वर्तिका और परागकोश प्रजनन अंग की श्रेणी में आते हैं। फूलों के मादा जनन अंग को जयांग और जबकि पुरुष जनन अंग को पुंकेसर कहते हैं, और महिला वाला को स्त्री केसर कहिए। चलिए, निमारी किसकी नस्ल है? तो निमारी जानवरों के नस्ल से भी सवाल देखने को मिलता है, तो निवारी है जो गाय की नस्ल है। तो इसका सही उत्तर हो गया गाय। निमारी गाय की एक नस्ल है। तो गाय की और कौन कौन सी नस्ल है जान लीजिए। साहिवाल, देसी और दुधारू नस्ल में साहिवाल सबसे अच्छी नस्ल है। गिर गाय का एक नस्ल है जो गुजरात में पाई जाता है। रेड सिंधी है, हरियाणवी है, थारपाकर है। थारपाकर गाय की नस्ल है जो पाकिस्तान में पाई जाती है, ये आपसे पूछा जा सकता है। राठी है, तो राठी आपको राजस्थान का है। कांकरेज है, हलीकर है। तो ये सभी के सभी गाय के नस्ल हैं। 31वां सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सी समिति चुनाव सुधारों से संबंधित है? तो चुनाव सुधारों से संबंधित इसमें जो है वो है आपका ALM सिंघवी समिति। तो देखिए, दिनेश गोस्वामी समिति है। दिनेश गोस्वामी समिति है जो चुनाव सुधारों से समिति है, संबंधित है। जबकि GV राव, अशोक मेहता, ALM सिंघवी ये सभी पंचायती राज से संबंधित समितियां हैं। भारत में चुनाव प्रणाली को महत्व प्रदान करते हुए इनमें सुधार हेतु समय समय पर कई समितियों का गठन किया गया। तो इसमें है, देखिए आपको तारकुंडे समिति, दिनेश गोस्वामी समिति, इंद्रजीत गुप्ता समिति, ये सब समितियां हैं जो चुनाव आयोग से संबंधित है। जबकि GV राव समिति, अशोक मेहता समिति और ALM सिंघवी समिति ये सभी पंचायती राज से संबंधित है। चलिए, जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर कौन थे? तो जैन धर्म में आप लोग जानते हैं कि कुल 24 तीर्थंकर हुए। तो पहले ऋषभदेव और 24वें वर्धमान महावीर। तो देख लीजिए, ऑप्शन में एक है गौतम बुद्ध। तो गौतम बुद्ध तो जैन धर्म से रिलेटेड ही नहीं है। तो 23वां कौन बचा? पार्श्वनाथ बचा। तो 23वें तीर्थंकर थे पार्श्वनाथ, जिनका प्रतीक चिन्ह था सांप।
तो पार्श्वनाथ जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर माने जाते हैं। इनके पिता अश्वसेन काशी के राजा थे। इनका जन्म काशी वाराणसी में हुआ था। तो जैन धर्म के पहले ऋषभदेव, दूसरा अजितनाथ और तीसरा संभवनाथ। 23 में पार्श्वनाथ और 24 में वर्धमान महावीर। इतना ही पूछा जाता है, ये ध्यान में रखें आप। 33 नंबर सवाल है, ये पुस्तकों से संबंधित है, तो उस समय का करेंट है, तो देख ही लेते हैं। आइए, कौन सुमेलित है? तो सुमेलित है, सभी के सभी सुमेलित हैं, तो देख लीजिए। हिमालयन ओडिसी MP वीरेंद्र कुमार। द कारगिल विक्ट्री के लेखक हैं बैटल्स फ्रॉम पीक टू पीक कर्नल SC त्यागी। वन लाइफ इज नॉट इनफ, वन लाइफ इज नॉट इनफ, ये नटवर सिंह का लिखा हुआ है। ग्लोरियस डायस्पोरा प्राइड ऑफ इंडिया रजत कपूर द्वारा लिखा गया है। तो ये इसका पूछे जाने का संभावना कम है, लेकिन वर्तमान में जो अभी हाईलाइटेड बुक्स हैं वो सभी याद कर ले, ज़रूर आपको पूछा जाएगा। 34 नंबर सवाल है, राष्ट्रीय खेल दिवस के मौके पर खिलाड़ियों को पुरस्कृत किया गया, तो निम्नलिखित में से किसको 2019 में अर्जुन अवार्ड पुरस्कार सम्मानित किया गया? तो देखिए, ये 2019 का है, आपको नहीं पूछा जाएगा। तो हम लोग अभी वर्तमान वाला बात करते हैं। तो ये जो है अर्जुन पुरस्कार, सबसे बड़ा जो अवार्ड खेल में दिया जाता है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड, जिसका नाम बदल दिया गया है राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड के जगह पे। तो मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड के बाद दूसरा सबसे बड़ा पुरस्कार है अर्जुन अवार्ड। यह पुरस्कार 1961 ईस्वी से दिया जा रहा है। यह पुरस्कार 3 वर्षों में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अच्छा प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को दिया जाता है। चलिए, तो 2021 में जो है कुल 35 खिलाड़ियों को यह पुरस्कार दिया गया है। तो 35 खिलाड़ियों में 35 का नाम आपको याद नहीं रखना है, कुछ जो इम्पोर्टेंट है उसका हम नाम बोल रहे हैं, आप सुनिए। चलिए, अरपिंदर सिंह एथलेटिक्स से संबंधित है। सिमरनजीत कौर बॉक्सिंग से। शिखर धवन, इनको भी मिला है क्रिकेट। भवानी देवी जो तलवारबाजी से संबंधित है, इनको मिला है। चलिए, मोनिका हॉकी से। वंदना कटारिया, ये भी हॉकी से, इनको भी मिला है। संदीप नारवाल कबड्डी वाले को मिला है। हिमानी उत्तन परब मलखम्ब खेलते हैं ये। अभिषेक वर्मा शूटिंग। अंकिता रैना टेनिस। दीपक पुनिया रेसलिंग। हाँ, दिलप्रीत सिंह हॉकी, तो हॉकी वाला पूरा टीम को मिल गया है। चलिए, निषाद कुमार पैरा एथलीट हैं। प्रवीण कुमार पैरा एथलीट जो हाई जंप करते हैं। सुभान से यतिराज पैरा बैडमिंटन खेलते हैं। भावीना पटेल पैरा टेबल टेनिस है। और हरविंदर सिंह पैरा आर्चरी यानी तीरंदाज हैं। और शरद कुमार पैरा एथलीट हैं। तो थोड़ा एक बार आप देख लेंगे, क्योंकि इससे सवाल निश्चित तौर पर पूछेगा कि किसको मिला है। तो कुल 35 खिलाड़ियों को इस बार दिया गया है। और मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड भी देख लें, वो भी बहुत सारा इंपॉर्टेंट है, उसमें भी नीरज चोपड़ा ये सबको मिला है। चलिए नेक्स्ट, 35 नंबर सवाल है, 50 लीटर के एक मिश्रण में जिसमें पानी के साथ 20% अल्कोहल है, 10 लीटर पानी और मिला दिया जाता है, तो अब अल्कोहल की मात्रा कितना रह जाएगा? तो इसको आप सोल्व कर लें, अभी मैथ हम नहीं सोल्व कर रहे हैं। तो 16.2/3% है। देखिए, पीटी में पहले मैथ नहीं पूछा जाता था, लेकिन 2019 से 5 क्वेश्चन ऐड कर रहा है, तो 5 क्वेश्चन मैथ का आपको पूछा जाएगा। तो इसका हो गया 16.2/3%। सॉल्यूशन आपको दिखा देते हैं, ये देख लीजिए। 36वां सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन लोकसभा के उपाध्यक्ष के संदर्भ में सही नहीं है? लोकसभा अध्यक्ष की नहीं, उपाध्यक्ष के बारे में पूछ रहा है। तो वह लोकसभा के ही सदस्यों में से चुना जाता है। बिल्कुल, लोकसभा के सदस्यों में से ही चुने जाते हैं अध्यक्ष और उपाध्यक्ष। उपाध्यक्ष अपने पद पर लोकसभा के कार्यकाल के दौरान रहता है। हाँ, इसका भी कार्यकाल 5 साल का होता है। जब अध्यक्ष का पद रिक्त होता है तो उपाध्यक्ष अध्यक्ष के जगह कार्य करता है। बिल्कुल, तो ये 3 सही हो गए, तो ऑटोमेटिक है, चौथा गलत होगा। तो देखिए, इसका चौथा यानी डी ऑप्शन हो गया गलत। जब उपाध्यक्ष लोकसभा के पीठासीन अधिकारी होते हैं तब वह प्रथमता मत दे सकते हैं? नहीं, प्रथमता मत देने का अधिकार इन लोग को नहीं है, ये फाइनली देते हैं जब टाई हो जाता है तब। 37 नंबर सवाल है, निम्नलिखित में से सन 1919 में कौन सी घटना की वजह से रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड यानी सर की उपाधि को लौटा दिया था? तो देखिए, नाइटहुड की उपाधि को लौटा दिया था तब 1919 में कौन हुआ था कांड? जलियांवाला बाग हत्याकांड। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड के
विरोध में ये लौटा दिए थे। रौलेट एक्ट नहीं मारना है, जलियांवाला बाग हत्याकांड, क्योंकि ये बहुत ही एक तरह का निर्मम हत्या किया गया था। 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग नरसंहार के हृदय विदारक घटना के बाद रविंद्रनाथ टैगोर ने ब्रिटिश सरकार द्वारा प्रदान की गई नाइटहुड की उपाधि को लौटा दिया था। गांधी जी कैसर हिंद लौटा दिए। वायसराय की कार्यकारिणी परिषद से शंकर नारायण हैं जो इस्तीफा दे दिए थे, और जमनालाल बजाज हैं वो भी राय बहादुर की उपाधि को लौटा दिए थे। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट यहाँ से हो जाता है। सारे जो बोले आप ध्यान में रखिएगा। सीबीएसई द्वारा विद्यार्थियों और अभिभावकों को सभी जानकारियों को अवगत कराने हेतु किस ऐप की शुरुआत की गई है? तो ये उस समय का करंट अफेयर आपको नहीं पूछा जाएगा, तो शिक्षा वाणी ऐप लॉन्च किया गया है। तो ऐप से भी एक सवाल जरूर आपको पूछा जाएगा, याद रखिएगा। 2018-19 के लिए फीकी का अध्यक्ष किसको नियुक्त किया गया है? तो उस समय जो फीकी के अध्यक्ष थे वो थे संदीप सोमानी। तो अभी हम लोग को वर्तमान का जानना है। तो फीकी FICII फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज। तो फीकी के वर्तमान में जो अध्यक्ष हैं वो हैं अरुण चावला। तो ये अभी हम 2021 का बता रहे हैं, अरुण चावला। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अरुण चावला फीकी के वर्तमान में अध्यक्ष हैं। चलिए, जागरोस पर्वत कहाँ स्थित है? तो देखिए, वर्ल्ड ज्योग्राफी से सवाल पूछा है। ऐसे वर्ल्ड ज्योग्राफी से सवाल इसमें पूछा नहीं जाता है, लेकिन एक आध पूछ दिया है। तो जागरोस पर्वत दक्षिणी पश्चिमी ईरान में है। तो इसका सही उत्तर हो गया जागरोस पर्वत, ईरान। और दमावंद पर्वत भी ईरान में ही है, और ये ईरान की सबसे ऊंची चोटी है, दमावंद। चलिए, 41 नंबर सवाल है, राज्य विधायिका में धन विधेयक को केवल किसकी पूर्व सिफारिश पर प्रस्तुत किया जा सकता है? तो धन विधेयक केवल राज्यपाल के पूर्व सिफारिश पर ही प्रस्तुत किया जाता है। तो इसका सही उत्तर हो गया राज्यपाल। संविधान के अनुच्छेद 207 के अनुसार राज्य विधायिका यानी विधानसभा कोई भी धन विधेयक राज्यपाल के संस्तुति के बिना पुरस्थापित नहीं किया जा सकता है। तो अनुच्छेद 207 के अनुसार राज्यपाल है। ठीक, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन से नृत्य शैली केरल से संबंधित नहीं है? तो केरल से संबंधित नहीं है कौन? तो भारतनाट्यम। भारतनाट्यम केरल का नहीं है। तो देखिए, केरल का कौन कौन है? कथकली केरल, मोहिनीअट्टम केरल, कुटियाट्टम भी केरल। तो जबकि भारतनाट्यम तमिलनाडु का है। आप लोग कमेंट में बताइए कि शास्त्रीय नृत्यों की संख्या कितनी है? तो 8 है। कौन कौन है, किस राज्य से संबंधित है? कमेंट में करके बताइए। 43वां सवाल है, GDKP यानी सकल घरेलू ज्ञान उत्पाद शब्द के खोजकर्ता कौन है? तो सकल घरेलू सकल घरेलू ज्ञान उत्पाद शब्द के खोजकर्ता है वो है उम्बेर्टो सुल्पासो। उम्बेर्टो सुल्पासो। तो ये इकोनॉमिक्स का सवाल है। सकल घरेलू ज्ञान उत्पाद यानी GDKP शब्द दक्षिण कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय के प्रोफेसर उम्बेर्टो सुल्पासो द्वारा प्रस्तुत किया गया। निम्नलिखित में से किसे मुगल बादशाह द्वारा बुरहान उल मुल्क की उपाधि प्रदान की गई? तो बुरहान उल मुल्क की उपाधि जो प्रदान की गई वो सआदत खां था। सआदत खान। सआदत खान अवध के स्वतंत्र राज्य के संस्थापक था। 1722 में बुरहान उल मुल्क की उपाधि मोहम्मद शाह के द्वारा इसको दिया गया था। वार्षिक वैश्विक प्रतिस्पर्धा सूचकांक यानी वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस ईयरबुक किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो ये वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम यानी विश्व आर्थिक मंच के द्वारा जारी किया जाता है। 2021 में भारत का स्थान है इसका 43वां। भारत कैमे रैंक पे है वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स में? तो 43वें स्थान पे भारत है। चलिए, गांधी सोलर पार्क 50 किलोवाट क्षमता का उद्घाटन कहाँ पर किया गया? तो ये उस समय का करंट है। उस समय न्यूयॉर्क में किया गया था यानी अमेरिका में। इसका सही उत्तर हो गया। चलिए, 47वां सवाल है, विद्युत मोटर एक युक्ति है जो विद्युत ऊर्जा को किस ऊर्जा में परिवर्तित करता है? तो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है। तो इसका ऑप्शन नंबर हो गया C। चलिए, 48 नंबर सवाल है,
2024 के ओलंपिक खेलों की मेजबानी निम्नलिखित में किस देश के द्वारा की गई? तो देखिए 2024 का पूछा है, 2019 में ही पूछा है 2024 का, तो हम पीछे क्वेश्चन में सब डिस्कस कर चुके थे। तो बताइए आंसर क्या होगा? तो 2024 वाला जो होगा वो होगा आपका फ्रांस में, फ्रांस की राजधानी पेरिस में। और 2028 के ओलंपिक होगा अमेरिका के शहर लॉस एंजलिस में। चलिए, जबकि 2020 वाला जो कोरोना से प्रभावित हुआ 2021 में हुआ जापान की राजधानी टोक्यो में, जिसमें भारत 7 कुल मेडल लाया और 48वें स्थान पर रहा। 49 नंबर सवाल है, हीरे का निरपेक्ष अपवर्तनांक सूचकांक, यानी अपवर्तनांक सिंपली पूछा जा रहा है कितना है। तो हीरा का जो अपवर्तनांक होता है 2.42 होता है, 2.42। हीरा दुनिया का सबसे कठोर पदार्थ है और ये पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के कारण हीरा बहुत चमकता भी है। चलिए, और हीरा और ग्रेफाइट दोनों कार्बन के अपरूप हैं और हीरा विद्युत का कुचालक है। चलिए, 50 नंबर सवाल है, किसी देश के भुगतान संतुलन में शामिल है। तो क्या शामिल है? तो वस्तुओं और सेवाओं का व्यापार भी शामिल होता है, पूंजीगत प्राप्तियों और भुगतान भी शामिल होता है। तो इसका सही उत्तर हो गया ऑप्शन ए और बी दोनों, यानी ऑप्शन नंबर डी, ए और बी दोनों। 51 नंबर सवाल है, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी कौन है? तो देखिए, प्रायद्वीपीय भारत की यानी दक्षिण भारत की जो सबसे लंबी नदी है वो है गोदावरी नदी, जबकि भारत का सबसे लंबी नदी कहा जाए तो गंगा नदी, जिसकी लंबाई 2525 किलोमीटर है। तो गोदावरी प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है। इसे दक्षिण गंगा भी कहते हैं। यह पश्चिमी घाट स्थित नासिक के पास त्रैंबकम पहाड़ियों से निकलती है और बंगाल की खाड़ी में गिरती है। कहाँ गिरती है? तो बंगाल की खाड़ी। प्रथम ला एशिया मानवाधिकार सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये उस समय का करंट अफेयर है, उस समय ये दिल्ली में आयोजित किया गया था। तो इसका सही उत्तर हो गया दिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन, 53 नंबर सवाल है, हिट रिफ्रेश पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये हैं सत्या नडेला, माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ सत्या नडेला, इनके द्वारा पुस्तक लिखी गई हिट रिफ्रेश। तो बहुत ही पॉपुलर व्यक्तियों द्वारा लिखी गई बुक, आप याद रखें, एग्जाम में एकदम आएगा। तो बहुत सारे विश्व के टॉप के मैंने जो कंपनियां हैं उसका सीईओ इंडियन है। तो कौन सा सीईओ किस कंपनी के, ये भी पूछा जाएगा आपको। तो पराग अग्रवाल को सीईओ बनाया गया है ट्विटर का। सुंदर पिचाई सीईओ हैं गूगल के। एडब कंपनी के हैं शांतनु नारायण, सीईओ हैं शांतनु नारायण, एकदम याद रखें। सत्या नडेला बता ही दिए, माइक्रोसॉफ्ट के हैं, यही तो लिखे थे हिट रिफ्रेश। चलिए, अरविंद कृष्णा सीईओ हैं आईबीएम कंपनी के, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। तो आप देख सकते हैं दुनिया के टॉप मोस्ट कंपनियों के सीईओ इंडियन हैं, भारतीय लोग हैं। 54 नंबर सवाल है, राज्यसभा धन विधेयक को कितने दिनों तक लंबित रख सकती है? तो राज्यसभा के पास धन विधेयक के मामले में ज़्यादा अधिकार नहीं है, ये ज़्यादा से ज़्यादा 14 दिन तक रोक करके रख सकती है। संविधान के अनुच्छेद 109 के अनुसार धन विधेयक राज्यसभा में पुनः स्थापित नहीं किया जा सकता है, यानी प्रस्तुत नहीं किया जा सकता है। धन विधेयक को लोकसभा में पुनर्स्थापित किया जा सकता है। धन विधेयक लोकसभा द्वारा पारित किए जाने के पश्चात राज्यसभा को उनकी सिफारिश के लिए पारित किया जाता है, जिससे राज्यसभा अधिकतम 14 दिनों तक रोक सकती है, लेकिन इसमें कुछ कर नहीं सकती है। चलिए, इसके बाद नेक्स्ट सवाल है, ऑस्ट्रेलिया की महान प्रवाल भित्ति यानी ग्रेट बैरियर रीफ किस तट के पैरेलल है? तो ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट के पैरेलल है। ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट के पैरेलल है ग्रेट बैरियर रीफ। लगभग 2000 किलोमीटर लंबी है ग्रेट बैरियर रीफ। तो ऑस्ट्रेलिया की महान प्रवाल भित्ति पूर्वी तट के समानांतर है। इसे प्राकृतिक महत्व को देखते हुए यूनेस्को ने 1981 में विश्व विरासत स्थल में शामिल किया है। मंगल रोवर मिशन, नासा के मंगल ग्रह अन्वेषण लॉन्च कब होगा? तो ये उस समय करंट अफेयर था, 2020 में लॉन्च होगा। तो ये आंसर होगा 2020। तो नासा, अंतरिक्ष वाला, इसरो वाला सभी क्वेश्चन देख ले, करंट अफेयर पूछा जाएगा। निम्नलिखित खिलाड़ी और खेल से संबंधित युग में कौन सही नहीं है? तो एलिस मेर्टेंस टेनिस ठीक है। दिविज शरण ये पोलो नहीं है, दिविज शरण पोलो नहीं खेलता है। अर्जुन आज़ाद क्रिकेट ठीक है। सिमोना हालेप बैडमिंटन टेनिस नहीं, हॉकी नहीं, टेनिस खेलती है। तो इसका 2 और 4 गलत है, यानी ऑप्शन नंबर बी हो गया। तो एलिस मेर्टेंस है जो टेनिस खेलती है, दिविज शरण भी टेनिस, अर्जुन आज़ाद क्रिकेट और सिमोना हालेप टेनिस। तो तीनों टेनिस से संबंधित है, जबकि अर्जुन आज़ाद क्रिकेटर है। तो 2021 में ग्रैंड स्लैम प्रतियोगिता जो हुए हैं चारों
ये भी याद रखें, इससे भी पूछा जाएगा। अर्जुन पुरस्कार विजेता एस भास्करन किस खेल से संबंधित है? तो ये बॉडी बिल्डिंग से संबंधित है। भारतीय संविधान के अनुसार मानव का दुर्व्यापार और बालात श्रम निषेध है, किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो ये आपका वर्णित है अनुच्छेद 23 में। मानव का दुर्व्यापार और बलात् श्रम निषेध है अनुच्छेद 23 के अनुसार। भारतीय संविधान के अनुसार अनुच्छेद 23 के अनुसार मानव के दुर्व्यापार और बलात् श्रम का प्रतिषेध किया गया। अनुच्छेद 24 के तहत कल कारखानों में बालकों के नियोजन का प्रतिषेध किया गया है। जबकि 25 में है कोई भी धर्म मानने की स्वतंत्रता है। इसी के तहत सिख लोग पगड़ी भी बांधते हैं, तलवार भी अपने पास रख सकते हैं। 26 में है अपने धर्म के लिए, कोई भी धर्म के लिए प्रबंधन का कार्य कर सकते हैं। तो मौलिक अधिकार से भी सवाल आपको देखने को मिलेंगे। निम्नलिखित में से कौन से रंग के लिए प्रकाश का प्रकीर्णन न्यूनतम होता है? तो प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे कम यानी विचलन जो सबसे कम होता है वो लाल रंग का होता है, इसीलिए लाल रंग का ही सिग्नल बनाया जाता है। जबकि सबसे ज़्यादा जो विचलन होता है यानी प्रकीर्णन होता है प्रकाश का, वो बैंगनी कलर के लिए होता है। 61 नंबर सवाल है, पाकिस्तान की प्रथम हिंदू महिला न्यायाधीश कौन है? तो पाकिस्तान की हिंदू महिला न्यायाधीश उस समय बनी थी सुमन कुमारी। तो ये इम्पोर्टेंट है। चलिए, नागार्जुन सागर परियोजना निम्नलिखित में से किस नदी पर है? तो नागार्जुन सागर परियोजना कृष्णा नदी पे है। तो नदी घाटी परियोजनाएं, संबंधित नदियां, परियोजनाएं एकदम याद कर लें। नागार्जुन सागर परियोजना आंध्र प्रदेश में कृष्णा नदी पर स्थित है। 2 जून 2014 से तेलंगाना के अस्तित्व में आ जाने के बाद यह परियोजना अब दोनों राज्यों की संयुक्त परियोजना है। तो इसका आंसर हो गया कृष्णा नदी, नागार्जुन। 63 नंबर मैथ का सवाल है, चक्रवृद्धि ब्याज 5,000 रुपये पर, चक्रवृद्धि ब्याज पर यदि 5,000 रुपये 4 वर्षों में 20,000 रुपये हो जाते हैं तो वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज के दर का प्रतिशत कितना होगा? तो आराम से निकाला जा सकता है। इसका आंसर हो गया 41.4%। चलिए, 64 नंबर सवाल है, मनोहर पर्रिकर के पश्चात किसे गोवा का मुख्यमंत्री नियुक्त किया गया? तो मनोहर पर्रिकर उस समय मुख्यमंत्री थे, मृत्यु के बाद प्रमोद सावंत को बनाया गया था मुख्यमंत्री। तो वर्तमान में भी गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत हैं और यहाँ के जो राज्यपाल हैं PS श्रीधरन पिल्लई हैं। तो याद रखना है, मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत और PS श्रीधरन पिल्लई यहाँ के राज्यपाल हैं। 65वां सवाल है, निम्नलिखित में से किस देश ने अपनी राजधानी का नाम बदलकर नूर सुल्तान रखा है? तो देखिए, कजाकिस्तान की राजधानी को नूर सुल्तान रखा गया था। इसका ऑप्शन नंबर डी हो गया कजाकिस्तान। कजाकिस्तान के पहले राजधानी था अस्टाना। तो मार्च 2019 में कजाकिस्तान ने अपनी राजधानी अस्टाना का नाम पूर्व राष्ट्रपति नूर सुल्तान नजरबायेव के स्थान पर नूर सुल्तान कर दिया। तो कजाकिस्तान की राजधानी का नाम अब बदल के हो गया है नूर सुल्तान 2019 से ही। सेंट्रल एशिया में 5 देश आते हैं। ये 5 देश कौन कौन है आप कमेंट में लिखिए। नमस्ते शालोम पत्रिका किन देशों के मध्य संबंधों पर आधारित है? तो नमस्ते शालोम उस समय इजराइल के प्रधानमंत्री भारत आए थे, उस समय का था करंट अफेयर। तो अभी ये जरूरी नहीं है पूछेगा। तो अभी जानिए कि इजराइल के वर्तमान में जो प्रधानमंत्री हैं वो नफ्ताली बेनेट हो गए हैं। तो इजराइल की राजधानी जेरूसलम है, लेकिन भारत इजराइल की राजधानी तेल अवीव को मानता है। निम्नलिखित में कौन सा कथन अर्थशास्त्र के नोबेल पुरस्कार के संदर्भ में सही नहीं है? 1958 में स्वीडन के केंद्रीय मंत्री ने अर्थशास्त्र में अल्फ्रेड नोबेल की याद में पुरस्कार स्थापित किया। तो ये तो गलत है, क्योंकि 1968 नहीं 1958 में स्थापित हुआ और नोबेल प्राइज 1969 से दिया जा रहा है इकोनॉमिक्स का। 2019 में अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार 3 लोगों को मिला। तो ये 2019 का है, तो उस समय का ये 3 लोगों को मिला था। तो हम लोग को 2021 का करना है। तो 2021 में भी 3 लोगों को दिया गया है। तो 2019 के अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार के विजेता तो उस समय का है, लेकिन 2021 का नहीं। हम लोग 2021 का जानेंगे। तो 2021 में भी 3 लोगों को नोबेल पुरस्कार मिला है, डेविड कार्ड, जोशुआ अंग्रिस्ट और गुइडो इम्बेंस। ठीक है। 68 नंबर सवाल है, निम्नलिखित में से ब्रिटिश सरकार के कौन से चार्टर एक्ट से बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल घोषित कर दिया गया? तो बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल घोषित कर दिया गया 1833 ईस्वी का चार्टर एक्ट के द्वारा। इसके तहत बनने वाला पहला गवर्नर जनरल भारत का था लॉर्ड विलियम बेंटिक। लॉर्ड विलियम बेंटिक। सक्कर खेड़ा की लड़ाई कब हुई थी? तो ये सक्कर खेड़ा की लड़ाई हुई थी 11 अक्टूबर 1924। तो उसका ऑप्शन हो गया ऑप्शन हो गया सी 1924, 11 अक्टूबर 1924। देखिए,
सक्कर खिला की लड़ाई 11 अक्टूबर 1924 को निजाम उल मुल्क एवं दक्कन के सूबेदार मुबारिज खां के मध्य हुई थी। इस युद्ध में निजाम उल मुल्क की जीत हुई और मुबारिज खां मारा गया। तो सक्कर खेड़ा का युद्ध हुआ 11 अक्टूबर 1924। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि पाल खेड़ा की लड़ाई कब हुई, तो पाल खेड़ा की लड़ाई हुई 1728 ईस्वी। जबकि अगर पूछा जाए खेड़ा का युद्ध कब हुआ, तो खेड़ा का युद्ध छत्रपति शिवाजी के पौत्र शाहू और ताराबाई के सेना के मध्य 1707 में हुआ था। तो 3 तरह के यहाँ सवाल हो गए। खेड़ा 1707, सक्कर खेड़ा 1724 और पाल खेड़ा 1728। तो तीनों इंपॉर्टेंट हैं। 70 नंबर सवाल है, ऑस्ट्रेलियन ओपन में नोवाक जोकोविच पुरुष एकल वर्ग के विजेता हैं। तो नोवाक जोकोविच का संबंध किस देश से है? तो ये उस समय का था और वर्तमान में भी ये सही है। ऑस्ट्रेलियन ओपन के विजेता नोवाक जोकोविच ही हैं, जो सर्बिया के हैं। कहाँ के हैं? सर्बिया के। देखिए, ग्रैंड स्लैम लॉन टेनिस का गेम होता है जिसमें 4 प्रतियोगिताएं होती है। तो ऑस्ट्रेलिया ओपन में पुरुष वर्ग का विजेता है नोवाक जोकोविच, जो सर्बिया का है, जबकि महिला एकल विजेता है नाओमी ओसाका जापान की। इसके बाद फ्रेंच ओपन का भी नोवाक जोकोविच है सर्बिया का, और महिलाओं का है बारबोरा क्रेजिस्कोवा चेक गणराज्य की है। जबकि विंबलडन का भी नोवाक जोकोविच सर्बिया के हैं और महिलाओं के एकल विजेता हैं एशले बार्टी ऑस्ट्रेलिया के। यूएस ओपन डेनियल मेदवेदेव रूस के और महिला में एम्मा रादुकानु ब्रिटेन की है। तो आपको सिर्फ एक ही याद रखना है, पुरुषों में डेनियल मेदवेदेव यूएस ओपन और बाकी सभी नोवाक जोकोविच। 71 नंबर सवाल है, भारत के प्रथम लोकपाल कौन है? तो भारत के प्रथम जो लोकपाल हैं वो हैं पीसी घोष यानी पिनाकी चंद्र घोष। भारत में पहली बार संसद में 1968 में लोकपाल बिल पेश किया गया था, लेकिन उस समय लागू नहीं हुआ था। 72 नंबर सवाल है, जब गर्म पानी के सोते यानी हॉट स्प्रिंग का इस्तेमाल विद्युत उत्पन्न करने में होता है तो इस प्रकार का ऊर्जा उत्पादन क्या कहलाता है? तो इस प्रकार के ऊर्जा उत्पादन को भू ऊष्मीय ऊर्जा कहते हैं। क्या कहते हैं? भू ऊष्मीय ऊर्जा। कनिष्क के शासनकाल में बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ था। तो कनिष्क के शासनकाल में चौथे बौद्ध संगीति का आयोजन कश्मीर में हुआ था, कुंडलवन कश्मीर में। तो कुल 4 बौद्ध संगीतियाँ हुई, चारों आपको याद रखना है। प्रथम बौद्ध संगीति 483 ईसा पूर्व में राजगीर में हुआ था, इसके अध्यक्ष थे महाकाश्यप, शासनकाल अजातशत्रु काल में हुआ। द्वितीय बौद्ध संगीति कालाशोक काल में हुआ, 383 ईसा पूर्व में वैशाली में हुआ, सबाकामी इसके अध्यक्ष थे। तीसरा हुआ अशोक के काल में 255 ईसा पूर्व में, पाटलिपुत्र में मोगलीपुत्तिस इसका अध्यक्ष था। जबकि चौथा हुआ कुंडलवन कश्मीर में, वसुमित्र और अश्वघोष इसके अध्यक्ष थे, और कनिष्क के शासनकाल में प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व में हुआ। चलिए, चौथे बौद्ध संगीति के दौरान ही बौद्ध धर्म 2 भागों में हीनयान और महायान में टूट गया। लेकिन बौद्ध धर्म में अगर प्रथम विभाजन पूछे तो दूसरी बौद्ध संगीति में हुआ था। 74वां सवाल है, 1816 में सुगौली की संधि हुई थी तो किसके किसके बीच? तो अंग्रेजों और गोरखा के बीच। अंग्रेजों और गोरखा के बीच, गोरखा नेपाली लोग को बोलते हैं। तो 1816 में सुगौली की संधि अंग्रेजों और गोरखा लोग के बीच में हुआ था। आंग्ल नेपाल युद्ध 1814-16 लॉर्ड हेस्टिंग्स के गवर्नर जनरल काल में हुआ, जो 1815 ईस्वी में सुगौली की संधि से समाप्त हुआ। यह संधि 2 दिसंबर 1815 को लेखबद्ध हुई थी, जिसका अनुमोदन 4 मार्च 1816 किया गया था। यह संधि अंग्रेजों और गोरखा के मध्य हस्ताक्षरित हुई थी। निम्नलिखित में से कौन सा पृथ्वी की आयु को लगभग दर्शाता है? तो पृथ्वी, हमारी जो पृथ्वी है उसका आयु है 4 से 5 बिलियन वर्ष पुराना। 1 मिलियन में 10 लाख होते हैं और 1 बिलियन में समझ जाइए कितना होते हैं। तो 10⁹ को 1 बिलियन बोला जाता है और मिलियन 10⁶। उदयपुर वन्य जीव अभयारण्य कहाँ है? तो उदयपुर वन्य जीव अभयारण्य आपका बिहार में है, राजस्थान में मारने गलती ना करें। उदयपुर वन्य जीव अभयारण्य बिहार में है और वाल्मीकि टाइगर रिजर्व भी आपका बिहार में है, चंपारण जिले में। निम्नलिखित में से कौन सा मादा प्रजनन तंत्र का भाग नहीं है? तो मादा प्रजनन तंत्र का भाग नहीं है शुक्रवाहिका। शुक्रवाहिका माने शुक्राणु को ले जाने वाला। तो शुक्राणु किस में होते हैं? तो मेल में, शुक्राणु यानी स्पर्म। तो देखिए, अंडाशय यानी ओवरी महिलाओं में, गर्भाशय महिलाओं में, फैलोपियन ट्यूब भी महिलाओं में। देखिए फैलोपियन ट्यूब इस तरह वाला, ये है फैलोपियन ट्यूब। चलिए,
प्रथम मुफ्ती मोहम्मद सईद पुरस्कार निम्नलिखित में से किस राज्य के मुख्यमंत्री को दिया गया? तो उस समय करंट अफेयर है, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को दिया गया था। उदेशिका में समाजवादी एवं धर्मनिरपेक्ष शब्द कब जोड़े गए? तो उदेशिका में यानी भारतीय संविधान की प्रस्तावना में 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा समाजवादी धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़ा गया था। 42वें संविधान संशोधन में इतने सारे संशोधन हुए, इतने सारे चेंजेज हुए, कुल चेंजेज हुए कितने? 59। इसीलिए इस संशोधन को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन यानी लघु संविधान का भी दर्जा दिया जाता है। अगर कोई व्यक्ति राज्य विधायिका का सदस्य नहीं है तो वह डैश यानी कितने समय के लिए मुख्यमंत्री नियुक्त किया जा सकता है एवं उक्त निर्धारित समय में उसे राज्य विधायिका हेतु निर्वाचित होना होगा, अन्यथा मुख्यमंत्री नहीं होगा। तो देखिए, कोई व्यक्ति जैसे मान लीजिए कि हम हैं तो उसका एज कम से कम होना चाहिए, कम से कम एज लिमिट है, वो पूरा अगर कर लिया है क्राइटेरिया, तो अगर कुछ भी नहीं है तो उसे कम से कम 6 महीना तक मुख्यमंत्री या केंद्रीय मंत्री पद पर भी बैठाया जा सकता है। लेकिन 6 महीना के अंदर उसे संबंधित क्षेत्र से चुनाव जीत कर आना होगा, या विधानसभा से आए या विधान परिषद से आए, किसी तरह से सदस्य बनकर आना होगा, तभी वो रहेगा, कंटिन्यू कर पाएगा, नहीं तो उसके बाद हटा दिया जाएगा। तो 6 महीना तक बन सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल नाग का हेलीकॉप्टर से लॉन्च किए जाने वाला संस्करण है? तो हेलीकॉप्टर से लॉन्च किया जाता है, इसलिए उसका नाम है हेलिना। हेलीकॉप्टर से लॉन्च वाला क्या है? तो ऑप्शन नंबर डी आपका हो गया हेलिना। तो एंटी गाइडेड टैंक मिसाइल नाग के हेलीकॉप्टर संस्करण को हेलिना नाम दिया गया, जिसे हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड यानी हाल द्वारा विकसित रुद्र और ध्रुव हेलीकॉप्टर से प्रक्षेपित किया जा सकता है। जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में तिरछा प्रवेश करता है तो प्रकाश के संचरण की दिशा दूसरे माध्यम में बदल जाती है, तो इस प्रभाव को क्या कहते हैं? तो रिफ्रैक्शन कहते हैं, यानी अपवर्तन कहते हैं। इससे लाइट का चाल भी बदल जाता है, तरंगदैर्घ्य भी बदल जाता है। भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में ONGC द्वारा ट्यूलिप गार्डन विकसित किया जाएगा? तो ट्यूलिप गार्डन आपका जो है वो है उत्तराखंड में। तो उत्तराखंड में कौन कौन से नेशनल पार्क है थोड़ा देख लीजिए। उत्तराखंड में टोटल 6 नेशनल पार्क है। जिम कॉर्बेट, गंगोत्री, गोविंद पशु विहार, नंदा देवी, राजा जी और फूलों की घाटी। और उत्तराखंड के जो वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं पुष्कर सिंह धामी हैं और राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह हैं, तो ये भी याद रखें। आहार नली की सबसे बाहरी परत को क्या कहते हैं? तो आहार नली की सबसे बाहरी परत को सिरोसा कहा जाता है। मानव के शरीर की कौन सी धमनी ऑक्सीजन रहित रक्त ले जाती है? ऑक्सीजन रहित रक्त ले जाती है फुफ्फुस धमनी। फुफ्फुस धमनी ऑक्सीजन रहित रक्त ले जाती है। निम्नलिखित में से कौन 2019 के यूनेस्को एशिया प्रशांत पुरस्कार विजेता हैं? तो 2019 वाला ही अभी तक है, इसके बाद नहीं मिला है। तो 2019 में मिला है विक्रम साराभाई पुस्तकालय को मिला है। चलिए, तो यह पुरस्कार है ना जो 2000 ईस्वी से दिया जा रहा है। यह उत्कृष्टता का पुरस्कार, विशिष्टता पुरस्कार, योग्यता का पुरस्कार, प्रतिष्ठा, पेंशन और विरासत के संदर्भ में नए डिजाइन के लिए दिया जाता है। तो अलग अलग क्षेत्रों में दिया जाता है। तो विक्रम साराभाई, आवर लेडी ऑफ ग्लोरी चर्च, फ्लोरा फाउंटेन, ये तीनों को मिला था। तो ये 1, 2, 3 तीनों इसका आंसर हो जाएगा। तीनों लोग को मिला था उस समय। कौन तीसरे तीर्थंकर हैं जैन धर्म के? तो हम बात किए हैं ऊपर में। जैन धर्म में कुल 24 तीर्थंकर हैं। पहले ऋषभ देव, दूसरा अजितनाथ, तीसरा संभवनाथ। तो तीसरे पूछा जा रहा है आपको, तो तीसरा संभवनाथ आपका हो गया। किस राज्य की प्रसिद्ध मिठाई श्रीविल्लुपुत्थूर पलकोवा को भौगोलिक संकेतक यानी GI टैग मिला है? तो ये उस समय का करंट अफेयर है। तो उस समय मिला था, ये तमिलनाडु राज्य को मिला था GI टैग। श्रीविल्लुपुत्थूर पलकोवा को तमिलनाडु राज्य के लिए GI टैग अगर किसी वस्तु को मिलता है तो इसका वैलिडिटी 10 साल की रहता है। 10 साल के बाद इसको फिर रिन्यूअल कराया जाता है। चलिए, GI टैग का जो टैग लाइन है वो है अतुल्य भारत की अमूल्य निधि। तो वर्तमान में जो हाईलाइटेड हैं, अभी नज़दीकी में मिले हैं, जल्दी में, वो सब आप याद रखेंगे। तो हम आपको बताते हैं कौन कौन सा याद रखना है। चिन्नौर का चावल है जो मध्य प्रदेश को GI टैग, मध्य प्रदेश को मिला है GI टैग। जलगांव किला महाराष्ट्र को,
तमांगलेंग ऑरेंज और हाथी मिर्च मणिपुर को मिला है। जुड़ीमा राइस वाइन यानी शराब को मिला है असम के लिए। मीठे खीरे को मिला है जीआई टैग नागालैंड को। जबकि कन्याकुमारी लौंग तमिलनाडु और करुपुर कलमकारी पेंटिंग तमिलनाडु और कला कुरिची वुड वर्किंग ये तीनों तमिलनाडु के लिए मिला है। सफ़ेद प्याज के लिए जीआई टैग मिला है आपको अलीबाग महाराष्ट्र को और महोबा का पान उत्तर प्रदेश को और सोजत मेहंदी राजस्थान। और बिहार के आप ज़रूर याद रखें शाही लीची, जर्दालू आम, हाँ सिलाव का खाजा हो गया, मगहिया पान हो गया, तो ये बिहार वाला कतरनी चावल हो गया, सब याद रखना आपको। निम्नलिखित में से कौन मीन वर्ग, मीन मतलब होता है मछली, मछली संबंधित है। देखिए देखने में सब नाम लग रहा है मछली ही है, लेकिन रियल में मछली है वो शार्क है। बाकी यहाँ पे तारा मछली ये मछली नहीं है, सिल्वर मछली भी मछली नहीं है, व्हेल है जो स्तनपायी है, विश्व का सबसे बड़ा स्तनपायी है, समुद्र में रहता है, 30 हाथियों के बराबर होता है। लघु परिपथन के समय विद्युत धारा बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, ये तो ऊपर में आया ही था सवाल। तो ओलंपिक शीतकालीन गेम्स 2020 का शुभांकर क्या होगा, तो विंग ड्वेन ड्वेन होगा, विंग ड्वेन ड्वेन याद रखना आपको। ओलंपिक शीतकालीन गेम्स 2022 का जो शुभांकर होगा वो विंग ड्वेन ड्वेन होगा। ये कहाँ होगा, तो चीन में होगा। चलिए, किसी देश के भुगतान संतुलन में क्या क्या शामिल है, तो किसी देश के भुगतान संतुलन में वस्तुओं और सेवाओं का व्यापार और पूंजीगत प्राप्तियां और भुगतान शामिल है। ऑप्शन ए और बी दोनों हो गया, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर है। मनुष्य के शरीर के किस अंग या ग्रंथि से वृद्धि हार्मोन स्रावित होता है, तो वृद्धि हार्मोन स्रावित होता है पिट्यूटरी ग्लैंड यानी पीयूष ग्लैंड, ये ललाट के ऊपर में होता है, इसे मास्टर ग्लैंड भी कहा जाता है। 94 नंबर सवाल है, एशिया और उत्तरी अमेरिका को अलग करने वाली जलडमरू मध्य का नाम बताइए। तो एशिया और उत्तरी अमेरिका को जो अलग करने वाली जलडमरू मध्य है वो है बेरिंग जलडमरू मध्य। कौन सा है, बेरिंग जलडमरू मध्य। और पाक जलडमरू मध्य भारत और श्रीलंका के बीच में हो गया। चलिए, तो बेरिंग जलडमरू मध्य एशिया और उत्तरी अमेरिका को अलग करती है। यह जलडमरू मध्य उत्तर में आर्कटिक महासागर और दक्षिण में प्रशांत महासागर को जोड़ती है। 95 नंबर सवाल हमारा है कि भारत ने राष्ट्रीय मतदाता दिवस किस दिन मनाया। तो देखिए, भारत में राष्ट्रीय मतदाता दिवस है वो 25 जनवरी को मनाया जाता है। कौन सा दिवस मनाया जाता है, राष्ट्रीय मतदाता दिवस 25 जनवरी को मनाया जाता है। 25 जनवरी को पर्यटन दिवस भी मनाया जाता है, तो याद रखना है पर्यटन दिवस और राष्ट्रीय मतदाता दिवस दोनों। 25 जनवरी क्यों मनाया जाता है, क्योंकि 25 जनवरी के दिन ही भारत निर्वाचन आयोग का स्थापना हुआ था 25 जनवरी 1950 पर। तो 2020 के लिए इसका थीम था मजबूत लोकतंत्र के लिए चुनावी साक्षरता। 96 नंबर सवाल है, निम्नलिखित में से किसे भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित नहीं किया गया है। तो भारत रत्न से सम्मानित नहीं किया गया है, किनको नहीं किया गया है, तो पंडित दीनदयाल उपाध्याय को भारत रत्न से सम्मानित नहीं किया गया है। तो प्रणब मुखर्जी, भूपेन हजारिका और नानाजी देशमुख को एक ही साथ मिला था। दीनदयाल उपाध्याय के नाम पर ही ये स्टेशन का नाम बदल करके दीनदयाल उपाध्याय, पंडित दीनदयाल उपाध्याय कर दिया गया है। कौन, मुगल सराय स्टेशन का नाम। चलिए नेक्स्ट, 97 नंबर सवाल है, निम्नलिखित में से किस देश के साथ भारत ने चक्र 3 आक्रामक पनडुब्बी के संदर्भ में अनुबंधित किया है। तो आगे आपको और क्वेश्चन आगे दिखाते हैं ऑप्शन समेत। इसका आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, रसिया के साथ। तो देखिए, रूस के साथ भारत ने चक्र 3 आकुला क्लास जिसको बोलते हैं आक्रामक पनडुब्बी जो आणविक क्षमता से युक्त है प्राप्त करने के लिए अनुबंध किया है। तो इसका सही उत्तर हो गया रसिया। सितंबर 2019 में कुछ राज्यों के राज्यपाल बदल गए हैं। तो निम्नलिखित युग में से कौन से राज्य एवं राज्यपाल का सुमेलन नहीं है, तो ये पुराना है, हम लोग इसको नहीं पढ़ेंगे, वर्तमान का राज्यपाल पढ़ लेते हैं। तो देखिए, राज्यपाल से आपको सवाल एकदम निश्चित तौर पर पूछा जाएगा। तो अभी हाल ही में 5 राज्यों में चुनाव हुए हैं। तो 5 राज्यों में चुनाव हुए हैं, बंगाल, तमिलनाडु, केरल, असम और पुडुचेरी। तो इन 5 राज्यों के विधानसभा सीट के कितने हैं याद रखें ज़रूर। कौन से यहाँ मुख्यमंत्री बने, कौन राज्यपाल हैं, इतना याद रखना है। तो बंगाल के मुख्यमंत्री बने हैं तीसरी बार ममता बनर्जी, और वर्तमान में जो राज्यपाल हैं वो जगदीप धनखड़ हैं। तमिलनाडु में RN रवि हैं राज्यपाल,
और मुख्यमंत्री MK स्टालिन बने हैं। केरल में पिनरई विजयन बने हैं दूसरी बार मुख्यमंत्री, और आरिफ मोहम्मद खान यहाँ के राज्यपाल हैं, आरिफ मोहम्मद खान। चलिए, असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा बने हैं और प्रोफेसर जगदीश मुखी यहाँ के राज्यपाल हैं। पुडुचेरी के देखिए 2 केंद्र शासित प्रदेश ऐसे हैं जो वहाँ मुख्यमंत्री भी होते हैं, तो एक है दिल्ली और एक है पुडुचेरी। तो पुडुचेरी में भी यहाँ विधानसभा के 30 सीटें हैं, जबकि दिल्ली में 70 सीटें हैं। तो पुडुचेरी में चुनाव हुआ जिसमें चौथी बार N रंगास्वामी मुख्यमंत्री बने हैं और T सुंदरराजन यहाँ के अतिरिक्त प्रभार है राज्यपाल का, यानी उपराज्यपाल कहते हैं राज्यपाल। चलिए, 99 नंबर सवाल है कि भारत में विधि निर्माणी सर्वोच्च निकाय कौन है। तो भारत में जो कानून बनाने वाली जो सर्वोच्च निकाय है वो है संसद। कौन है? संसद। निम्नलिखित में से किसने ठगी के उन्मूलन से संबंधित सुधार लागू किए। तो ठगी सुधार किया था कर्नल स्लीमैन की सहायता से लॉर्ड विलियम बेंटिक। ठगी जो ठग थे काली देवी की पूजा करते थे, इस पर एक मूवी भी आया है द ठग्स ऑफ हिंदुस्तान, अमिताभ बच्चन और आमिर खान। तो ये इसका आंसर हो गया कर्नल स्लीमैन की सहायता से लॉर्ड विलियम बेंटिक। लॉर्ड विलियम बेंटिक बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल और भारत का प्रथम गवर्नर जनरल बना ये 1833 के चार्टर एक्ट से। तो 1828 से 1835 तक इसका कार्यकाल था। तो 100 क्वेश्चन हो गया। आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर लिखें। और जिस तरह आपको बताया गया है कि ये टॉपिक करके जाना है, तो आपको निश्चित तौर पर वहाँ पूछा जाएगा एग्जाम में। इसलिए राज्यपाल जो बताया गया, ये सब राज्यपाल मुख्यमंत्री जरूर देख लेना है। नया नियुक्तियाँ कौन है, ग्रैंड स्लैम प्रतियोगिता, अर्जुन अवार्ड, मेजर ध्यानचंद, ये सब सारे देख के जाना है। एकदम आपको निश्चित तौर पर देखने को मिलेंगे। आज इतना ही। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगले वीडियो में।